साबिक इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट के बयान को आप कैसे देखते हैं? उनके दावे की असल हकीकत क्या है? असल में ये आज की तो बात नहीं है। आप तारीख में पीछे जाएंगे तो सबसे पहले बेन ब्रायन ने ये कहा था हम्म। और मोशे दयान ने भी ये बारहा कहा था। और उन्होंने कहा था कि दुनिया में दो ममालिक हैं जो आइडियोलॉजी के बेसिस के ऊपर बने हैं। एक तो वो अपने मुल्क का कह रहे थे और दूसरा उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया था। तो हमें अगर पूरी दुनिया में किसी मुल्क से खतरा है तो पाकिस्तान से खतरा है। और ये एडवाइस उन दोस्तों ने इंडिया को भी दी थी। तो मेरा ख्याल इससे पहले आपने नेतन्याहू के एक इंटरव्यू जरूर आपने सुना होगा जिसमें उसने पाकिस्तान को डायरेक्ट थ्रेट किया और ये कहा कि जी हम ये सब कुछ कर रहे हैं और उसके बाद हम जो है वी विल सी पाकिस्तान। तो ये एक अंदर से एक उसकी दो वजूहात हैं। याद रखिएगा कि ज़ियोनिज़्म जो है वो कोई आज की पैदावार नहीं है। वो 1839 में उस वक्त शुरू हुआ था जब बरतानिया की शाही फैमिली ने ख़त लिखा था अपना जो ज़ियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के थियोडर हेज़ल को। जी और जी। ये कहा था कि दुनिया में जहाँ भी यहूदी आबाद है उनको हम ला के एक जगह पे आबाद करेंगे और उसके लिए आपको हर किस्म के असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। फिर आपको पता है पैलेस्तीन का इंतखाब किया गया और उस वक्त बरतानिया की ही कंट्रोल में था। उसने फिर छोड़ दिया, यूएनओ के पास गया, फिर उन्होंने छोड़ दिया। तो एक हिस्टोरिकल लेगेसी है और जिसका बुनियादी वही तो ज़ियोनिस्ट थिंकिंग है जो दहशतगर्दी पे बेस करती है। दूसरा आप बारहा सुन रहे हैं कि ग्रेटर इजराइल का एक कॉन्सेप्ट सुन रहे हैं और ग्रेटर इजराइल के बिल्कुल। तनाजुर में आपने देखा कि क्या हुआ, लिबिया के साथ क्या हुआ, इराक के साथ क्या हुआ और उसके बाद सीरिया के साथ अब क्या हो रहा है और किस तरह उन्होंने बाकी अरब ऑर्गेनाइजेशन अरब कंट्रीज को अपने फोल्ड में लेने की कोशिश की। तो ये तमाम चीजें अगर कोई चीज उनकी पहुंच से दूर है जी। या किसी कोई ऐसा मुल्क है जिसकी अपनी ताकत दुनिया मानता है या अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी अपनी ताकत इतनी स्ट्रांग है कि वो किसी भी नेफेरियस डिजाइन को थ्वाट कर सकता है, चाहे वो बाई लैंड हो, चाहे बाई वो एयर हो, चाहे वो सी हो, तो वो पाकिस्तान है। अदर देन अमेरिका, रूस और बड़े मुल्कों के अलावा। क्योंकि अमेरिका तो दुनिया में होना ये चाहिए कि इसराइल को अमेरिका का पिट्ठू होना चाहिए था। इस वक्त हो ये रहा है कि अमेरिका इसराइल की प्रॉक्सी बना हुआ है। बिल्कुल। इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी जमहूरियत, वो इसराइल जैसे मुल्क की प्रॉक्सी बना हुआ है। क्योंकि जो ज़ियोनिस्ट हैं जिनका बुनियादी फलसफा दहशतगर्दी पे बेस करता है और इसी तरह क्रिश्चियंस के अंदर या अमेरिका के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कुछ लोग हैं जिनको न्योकॉन्स कहते हैं और न्योकॉन्स जो है वो हाई ग्रेड क्रिश्चियंस हैं। उनका भी तकिया और उनकी भी बेसिस जो है वो दहशतगर्दी पे बेस करती है और उन दोनों की दहशतगर्दी रिवॉल्व करती है अगेंस्ट दी मुस्लिम कंट्रीज या मुसलमानों के खिलाफ। बिल्कुल। तो ये वो नेक्सस है जिसके जरिए आप इस बयान को इस तनाजुर में देखिएगा और ये बयान वो आने वाले दिनों में भी देते रहेंगे क्योंकि उनको पता है कि और उसके लिए वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से सारे इस्तेमाल करते हैं। अभी पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी जितनी हो रही है जी जी। उसके अंदर पूरे का पूरा 100% मुसैद का और इंडिया रॉ का और जीडीएस का हाथ है। और इस तरह वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान को जो है कि, और आपको याद है एक टाइम था जब आज़ाद बलोच ने इसराइल के अंदर एक एग्जाइल में बलूचिस्तान की हुकूमत बनाई थी। उसको इसराइल की हुकूमत तल अवीव में सपोर्ट कर रही थी और पूरी गाइडेंस पर पैट्रोनिक प्रोवाइड कर रही थी। अच्छा। तो ये वो अवामिल है जिसके ऊपर बेस करके वो पाकिस्तान के खिलाफ आज भी आने वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीकों से पाकिस्तान को जो है वो दबाने की कोशिश करेंगे और दोनों तरीकों से, दो तीन तरीकों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वो क्या तो गुरिल्ला आपके ख्याल में पाकिस्तान एटमी सलाहियत है, इसराइल के लिए जो असल खतरा पाकिस्तान की तरफ पैदा हुआ वो यही खतरा है कि पाकिस्तान एक तो एटमी सलाहियत है, ऊपर से पाकिस्तान की फौजी ताकत भी इस वक्त दुनिया के सामने है। तो अब जो सूरत हाल है ईरान वाले मामले का अगर हम देखें तो इससे कैसे निमट रहा है इसराइल भी और अमेरिका भी? आप इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? अब दो डिफरेंट फैक्टर्स हैं। एक तो आपने जिक्र किया बड़ा सही, जो ईरान का फैक्टर है और ईरान के साथ इसराइल का फैक्टर है। अब ईरान और इसराइल का जो मामला है या ईरान और अमेरिका का जो मामला है, अगर असल में वो ईरान और अमेरिका का मामला नहीं है, असल में वो ईरान और इसराइल का मामला है। और इसराइल, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया, को होना तो ये चाहिए था कि इसराइल छोटा मुल्क है तो उसको अमेरिका की प्रॉक्सी बनना चाहिए, लेकिन जी अमेरिका जी। इतना बड़ा मुल्क है वो इसराइल की प्रॉक्सी बना हुआ है।
और नेतन्याहू जो है वो ट्रंप के जरिए जो है वो इसराइल ईरान के ऊपर हमला करना चाहता है और ट्रंप को इस्तेमाल करना चाहता है। अब ट्रंप की भी एक थिंकिंग आई है। ट्रंप ने ये कहा है या वो सोच है, जैसे मैं देखता हूँ, कहता मैं जंग तो लड़ूं लेकिन मैं जंग अमेरिका के खर्चे पे न लड़ूं, हाँ जी बिल्कुल, मैं किसी और के ऊपर कंधे पे हाथ रखे। तो इसलिए वो उसको बारहा डिले कर रहा है और कह रहा है कि जब भी नेगोशिएशन हो रहे हैं। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनको शायद, और उसमें आप पाकिस्तान की लीडरशिप को भी काउंट कर सकती है, जिन्होंने अप्राइज किया कि अगर जंग इस खत्ते में होगी तो वो कितनी नुकसानदेह होगी। तो उसमें तो इसराइल का प्रेशर जो है और अमेरिका का प्रेशर ईरान के ऊपर रहना। लेकिन याद रखिएगा कि ईरान एक बहुत बड़ी ताकत है, आप उसको लाइटली ना लीजिएगा। ईरान के अंदर दो एडवांटेजेस हैं। एक, ईरान को अपनी टोपोग्राफी का बहुत ज्यादा एडवांटेज है। ज़ैग्रोस माउंटेन, आपको एक सीरीज है उनका जो डेजर्ट है उसको देख लिए, वहां जो फंसेगा वो निकल नहीं सकेगा। दूसरा, उन्होंने, उनके एक लीडर ने बहुत बड़ा कैटेगोरिकल बयान दिया था। उन्होंने कहा जी हमने अपनी जितनी कैपेबिलिटी डेवलप की है, जब खैबर में है या वो किसी अपना हथियारों मिसाइल में, वो हमने इस खतरे को रख के दी है कि हमने अल्टीमेटली अमेरिका से लड़ना है। फिर आपको पता है कि उनके पास ऐसी एक बड़ी इफेक्टिव प्रॉक्सी है जो पूरी की पूरी सी ट्रेड को, जहाँ से आपका बनाया हॉर्मस या आपका बादुल मंबा, जहाँ से 20% ऑयल गुजरता है, कुछ और नहीं कर सकते तो उसको कहीं ब्लॉक कर सकते हैं। आप वहाँ एक जहाज डुबो दे, बड़े अरसे तक आप वहां से जो है ना तेल की सप्लाई नहीं होगी और दुनिया में तेल की क्या हालत होगी वो है। जी जी तो बिल्कुल, ये अमेरिका को भी पता है। अब जहां तक आपने बात की पाकिस्तान और इसराइल की, तो इसराइल पाकिस्तान डायरेक्ट तो इसराइल को साफ जाहिर है हमारा ना लैंड मिलता है, ना लैंड बॉर्डर मिलता है, ना हमारा सी बॉर्डर मिलता है। हमारे पास असल में सिर्फ एटम बम या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होना ही बात नहीं है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के साथ बहुत इफेक्टिव, बहुत जरूरी चीज होती है वो आपकी डिलीवरी मीन्स होती है। और आजकल आपने देखा होगा, हम सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, अभी हमने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया, हम उस चीज को डेवलप करने पे लगे हुए हैं। और जिस तरह हम उसकी रेंजेस के ऊपर जा रहे हैं, तो किसी भी खतरे की सूरत में आप कम से कम, अभी डायरेक्ट तो हम देखिए ना, जो डिस्टेंस पाकिस्तान और इसराइल का बनता है उसमें हम उसके ऊपर डायरेक्ट तो उसको थ्रेट नहीं करते। लेकिन चूंकि और ऐसे ममालिक है, जैसे इससे पहले जब ईरान इसराइल अरब इसराइल वॉर हुई थी, तो आपको याद है पाकिस्तान के पायलट्स गए थे जिन्होंने जाके वहां भी जहाज फ्लाई किए थे, और पाकिस्तान के पायलट्स को ये क्रेडिट भी हासिल है कि उन्होंने इसराइल के जहाज गिराए थे। तो इसराइल जो असल में थ्रेटन है, वो कहता है कि कल को अगर कोई बात हुई और पाकिस्तान का किसी अरब ममालिक के जरिए, किसी मुल्क के जरिए हमारे ऊपर थ्रेट ये डेवलप हुआ, तो दैट इज द थिंग व्हिच दे फोरसी कि ये चीज है। तो उसके लिए आपको पता है ये यहूदी, ये इस किस्म के जो नेतन्याहू जैसे लोग हैं, वो तो सालों की प्लानिंग करके रखते हैं ना। वो तो ये देखते हैं कि आने वाली सदी में क्या होने वाला है। जिस तरह जो इजराइल आर हो रहा है, उसकी वो प्लानिंग आज तो नहीं, उसकी वो प्लानिंग पिछले 1948 और 47 जब से पैलेस्टाइन बना था उस वक्त से उन्होंने शुरू की थी, और पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने एक थीसिस डेवलप कर लिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कि जी हिटलर ने यहूदियों के साथ बहुत जुल्म किया। हिटलर ने इतना जुल्म नहीं किया जितना अभी हुआ है। अगर आप हिटलर के जुल्म की बात करते हैं और आप जर्मनी में जाके वो साइट्स देखें जहाँ ये कहते हैं कि जहाँ पे यहूदियों को जलाया गया, वहाँ पे आपको कोई फर्नेस नजर नहीं आएगा ऐसा, जहाँ पे ना उसकी कोई निशानात नजर आएंगे। तो एक प्रोपेगेंडा था बहुत बड़ा जो अपना डेवलप किया इसराइल ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दुनिया को ये कन्विंस करने के लिए कि यहूदी तो बहुत बेचारे। अब जो कुछ गाजा के अंदर हुआ और 1.5 लाख फलस्तीनियों को शहीद किया गया है, तो ये जो कुछ हुआ है ये उससे बड़ा क्राइसिस है कि नहीं है। लेकिन जो कि वेस्टर्न प्रोपेगेंडा तो ये चीजें हैं जिसके ऊपर इजराइल जो है वो सोचता है कि अगर किसी अरब ममालिक के थ्रू से। ब्रिगेडियर साहब, साबिक इसराइली वजीर आजम ने कतर को किस बुनियाद पर मुमकिना फौजी इत्तेहाद में शामिल किया है? क्योंकि कतर और तुर्की तो इसराइल को पहले से तस्लीम कर चुके हैं। कतर, बात यह कि कतर ने अपना रोल क्या डेवलप किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये देखिएगा। कतर ने एक मेडिएटर का रोल डेवलप किया है। यानी कतर ने कहा है कि दुनिया, क्योंकि कतर का साइज आपको पता है, कतर के पास जो F-35 है वो टेक ऑफ नहीं करेंगे तो वो कतर की हदूद से बाहर निकल जाएंगे, इतना उनका साइज है। अब कतर ने उस साइज के साथ क्या करना है, तो उन्होंने अपने लिए एक ऐसा रोल डिवाइस कर लिया है जिसका मतलब ये है कि वो मेडिएशन के रोल के ऊपर लेके नीचे आएंगे। और ये मेडिएशन का रोल जो है उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर जब क्लैश हुआ उससे भी प्ले किया जी। उससे पहले भी वो ईरान के और इसराइल के दरमियान ही करने की कोशिश कर रहे थे। तो कतर, मैं ये समझता हूँ कतर चाहे इधर हो या उधर हो, उसमें दुनिया की पॉलिटिक्स में या रीजन की पॉलिटिक्स में या दुनिया की डिफेंस कैपेबिलिटी में या रीजन की डिफेंस कैपेबिलिटी में फर्क कोई नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज जो साइकोलॉजिकल होती है, एक चीज जो इम्पोर्टेंट वो होती है
लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन किधर है, बिल्कुल। और वो ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर एक अरब कंट्री या मिडिल ईस्ट इस इलाके से आती है तो वो चीज होती है, वो इंपॉर्टेंस होती है कि आपने उस किस्म के एक मुल्क को अपने साथ अपने महवर में लगा लिया, बस वो उसको इस तरह जो है ना बुकिश वैल्यू के तौर पे आप उसको इस तरह ले लीजिएगा। अगर उसको प्रैक्टिकल टर्म्स में देखेंगे तो मेरा ख्याल प्रैक्टिकल टर्म में कोई ऐसी डिलीवरी उसकी होती नजर नहीं आती, चाहे किसी ब्लॉक के भी अंदर हो, जो किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी इत्तेहाद के लिए कोई स्ट्रेंथनिंग का बाइस हो सके। अच्छा, इसराइल में अमरीकी सफ़ीर माइक हुकाबी ने एक बार फिर से ग्रेटर इसराइल की हिमायत में बयान दिया है। क्या इस सिलसिले में अगर हम ये कहें कि बिहाइंड द सीन ग्रेटर इसराइल अमेरिका की सरकारी पॉलिसी बन चुकी है? मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि जियोनिस्ट और अमेरिका में जो क़यादत है, जो न्योकॉन्स होते हैं, चाहे वो बुश हो, चाहे वो ओबामा हो, चाहे वो जो बाइडन हो, आपको याद है बहुत 1979 में गालिबन जब जो बाइडन हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स कमेटी का चेयरमैन था, तो उसकी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। उस वक्त उसने कहा था कि जी हमें इजराइल के मामले में किसी भी तरीके से माजरत पसंद होने की जरूरत नहीं, because if there was not an Israel, we would have to invent one Israel, और हम इजराइल की हर मदद करेंगे। अब उसके बाद ट्रम्प को आप देख लीजिए, ट्रम्प के सन इन लॉ को आप देख लीजिए, जो डायरेक्ट दोस्त है अपना नेतन्याहू का, बड़ा हाई ग्रेड जियोनिस्ट है। और अमेरिका के अंदर जो जितने भी सदूर जीतते हैं, आपने AIPAC का रिकॉर्ड उठा के पढ़ा होगा कि वो कितने कितने मिलियन डॉलर्स हैं जिन्होंने तकरीबन तमाम सदूर को, तमाम मिनिस्टर्स को, तमाम जो है वो रिपब्लिकन है, जो डेमोक्रेट है, उनके ऊपर उन्होंने खर्च किए। तो हाउ कैन दे डाइवर्ट फ्रॉम इजराइल थिंकिंग? और ये ग्रेटर इजराइल से पहले आपको याद है कि गालिबन आज से 2-3 साल पहले जो मस्जिद अक्सा के नीचे जो वो कहते हैं कि जी वो साइनागॉग बनना है, उस साइनागॉग का भी इफ्तिताह हो चुका है। और साइनागॉग के अंदर जाके उनका मेरे ख्याल जो उनका अपना अमेरिकन जो लीडरशिप है, वो साइनागॉग के अंदर जाके इबादत कर चुकी है। और इजराइलियों का अल्टीमेट ड्रीम यही है कि मस्जिद अक्सा के नीचे जो है साइनागॉग बनाया जाए। तो वो ग्रेटर इजराइल तो अमेरिका के इशारे पे चल रहा है। आप ये कहें कि अगर ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट इजराइल, नो, ग्रेटर इजराइल हैज 220% आर्डेंट सपोर्ट ऑफ अमेरिकन, सिर्फ सपोर्ट नहीं, एक फुल्ली कमिटेड सपोर्ट ऑफ any American leadership. I'll not say Trump, any American leadership, whether it's Democrat, whether it is Republican, all the congressmen. ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का।